सभी का स्वागत है टसॉई एक्स अनफिल्टर्ड आवर पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हिंदी में होने वाला है और आज के हमारे साथ जुड़ने वाले गेस्ट जो हैं वो है आदर्श जी, जो पूर्व चंपारण बिहार के एक पुरस्कृत विजेता पत्रकार हैं। 5 वर्षों से अधिक के अनुभव और बिहार एक्सीलेंस अवार्ड एवं बिहार रत्न अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर आदर्श जी ने पत्रकारिता और सामाजिक कल्याण में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक आदर्श जी ने प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक घटनाओं को कवर किया है। उनकी पत्रकारिता सत्य और प्रभावशाली कहानी कहने के प्रति समर्पित है। आइए उनकी अद्भुत यात्रा और विचारों को सुनते हैं। और जो विद्यार्थी पत्रकारिता की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर उन्होंने क्या कठिनाइयाँ इस जॉब के अंदर आती हैं, इस जॉब को किस तरीके से आप ले सकते हैं, इन सब के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। और जो अन्य विद्यार्थी या फिर जो अतिथिगण ये देख रहे हैं उनके लिए कई प्रॉब्लम्स को आदर्श जी ने सामने रखा है और उनके सोल्यूशन को भी बताया है। बिहार की जो इमेज के ऊपर डैमेज रहा है पहले, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत गहरी बातें कही हैं। आप सभी से उम्मीद होगी कि आप लोग इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और जो भी आपका इनपुट हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। जय हिंद सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जय हिंद। हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज जा रही है क्लियर? जी 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 सर। तो सर अगर आप अनुमति है तो पॉडकास्ट से रिकॉर्डिंग के साथ चालू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू किया जाए। सर, सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमारे अनफिल्टर्ड आवर पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, क्योंकि आपकी बिजी शेड्यूल में ये समय भी बहुत इम्पोर्टेंस कैरी करता है और ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो थैंक यू उसके लिए। सर, नहीं बिल्कुल। आपके हम लोग पहले व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात करने से थोड़ा सा अगर चालू कर सकें पॉडकास्ट को तो वो बेहतरीन होगा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताना शुरू करूँ? जी जी सर, जी सर। हाँ, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का, क्योंकि एक अच्छा प्रयास है लोगों को कनेक्ट करके उनके अनुभवों को जानना, और उससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलता है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बहुत काबिल लोग आएंगे और अलग अलग फील्ड के लोग आएंगे। तो जो लोग सुनेंगे देखेंगे तो उनको फायदा जरूर मिलेगा। तो मेरे बारे में मैं बता दूं कि मेरा नाम आदर्श कुमार है। वैसे मैं जाना जाता हूँ सिंह आदर्श के नाम से, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर पत्रकारिता जगत में इसी नाम से जाना जाता हूँ। और मैंने बिहार के ही पटना यूनिवर्सिटी से यूजी किया मास कॉम में, उसके अलावा फिर पीजी भी पटना यूनिवर्सिटी से किया। और विगत 5-6 वर्षों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ बिहार के अलग अलग जगहों पे। ज़्यादातर समय पटना में किया, उसके अलावा हेडक्वार्टर में रहते हुए पूरे बिहार भर की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें रही या बिहार भर में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, चाहे वो राजनीतिक घटनाएं हो, चाहे बिहार में जो भी दिक्कतें हुई, चाहे बाढ़ की समस्या हो या फिर पटना जल जमाव की समस्या हो, चाहे चमकी बुखार की समस्या हो, सब पे हमने पत्रकारिता भी किया और अपने स्तर पे, सामाजिक स्तर पे काम भी किया। क्योंकि सामाजिक रुझान, समाज के प्रति अपनी जो जवाबदेही है उसको हमने शुरू से निभाने का काम किया है। तो यही एक छोटा सा परिचय जो है वो मेरा है। जी सर, आपने पत्रकारिता को चूज किया, जर्नलिज्म को आपने चूज किया अपने करियर बनाने के लिए। इसके जी। लिए आपकी प्रेरणा क्या रही थी जर्नलिज्म को एक करियर के रूप में लेने के लिए? अगर मैं थोड़ा शुरू से बताऊं तो शुरुआत में जब मैं 6-7 क्लास में था तभी से जो समाज के प्रति जो चिंतन था वो पता नहीं कैसे मेरे मन में, मेरे दिमाग में आते रहता था, जिसको फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म पे मैं लिखता था। और लिखने के साथ ही जब 11-12 आए तो हमने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, बिहारी करेजा एक चैनल बना के, जिस पर जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उससे रिलेटेड हम लोग कंटेंट बनाते थे। उस समय पत्रकारिता होता है ये तो पता था, लेकिन वो हम कर सकते हैं इसका कोई आइडिया 10th और 11th तक भी नहीं था। उसके बाद दिमाग में और वीडियो फॉर्मेट में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो लिखते थे तो उसका रीच जो है वो बड़ा मिनिमम होता है।
तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको वीडियो फॉर्मेट में बनाया जाए, चूंकि बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इफेक्टिव फॉर्म में पहुंचे जिसका असर हो सके। हम्म, जो हम मैसेज देना चाहें वो मैसेज भी पहुंच जाए लोगों तक, या फिर जो सुधार की जरूरत है वो सुधार भी हो सके। जी, उसके बाद पता चला कि भाई पत्रकारिता भी कोई एक कोर्स होता है जिसको करके आप और भी अच्छे तरीके से और भी व्यापक पैमाने पर अपनी बातों को रख सकते हैं जी, और समाज में एक सुधार लाने में अपनी भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। तो कोई व्यक्ति प्रेरणा नहीं रहा, एक कॉज जो है वो प्रेरणा रहा, जी, और उसी कॉज को लेकर अभी आगे भी हम लोग मतलब मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। जी। सर, आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी एक जर्नलिस्ट की तरह, आपने कुछ चुनौतियों का सामना जरूर किया होगा, क्योंकि आए दिन हम लोग टेलीविजन पे देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं रिपोर्टरों के साथ कुछ ना कुछ अभद्र कार्य होते रहते हैं या फिर कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं। आपके जीवन में भी शुरुआती दौर पे कुछ ना कुछ जी। कठिनाइयां आई होंगी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्या कठिनाइयां थी और आपने उसे किस तरीके से हैंडल किया? आ, लोग बोलते हैं कि पत्रकारिता जो है वो कांटों का राह है, संघर्ष पत्रकारिता का श्रृंगार है। तो इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी की कई तरह की चुनौती है। चुनौती पहली ये है कि अगर करियर के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो इस कोर्स को करना और उसके बाद नौकरी लेना, हम्म, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लोग कोर्स कर भी रहे हैं, ये छात्रों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो अ, इस पेशे में आना चाहते हैं। जी, कोर्स लोग करते हैं यहाँ का जो लाइमलाइट है उसको देखकर, जी, कि मैं पत्रकार बनूंगा, मुझे टीवी में एंकर बनने का मौका मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे। लेकिन आप सीधे एंकर नहीं बन सकते हैं, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। हम्म, भाषाई पकड़ मजबूत होनी चाहिए, हम्म, टेक्निकली आप स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए इतिहास से लेकर वर्तमान परिदृश्य का, फैक्ट्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझ के इस पेशा में आते हैं। तो अगर आए तो बड़े मैच्योर बन के आए, बड़े एक अच्छी सोच के साथ आए और मेहनत को तैयार रहे, जो छात्र हैं उनके लिए है। दूसरा, अगर जब संघर्षों की बात की जाए हम्म, तो बतौर पत्रकार जब आप आएंगे और जब आप मुखर होंगे, जब आप समस्याओं पे बात करने लगेंगे, जब आप नेताओं के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, तो हर तरीके की समस्या है। आपको गाली भी सुनना है, आपको धमकी भी मिलेगी, कोशिश करे किया जाएगा कि आपको पुलिसिया केस में भी फंसाया जाए। हम्म, तो अगर जानकारी का अभाव रहेगा तो आप फंस जाएंगे। हम लोग कई बार वीडियो करते थे, हम्म, तो जब आप कमेंट पढ़िएगा तो मतलब लगेगा कि क्यों ही हम ये काम कर रहे हैं, हम तो भाई समाज हित में बोल रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है, तो गाली। हम्म, तो उस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा। शुरुआत में बहुत खराब लगता था कि भाई बताइए, हम समाज के लिए बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए ही बोल रहे हैं, और बदले में हमें गाली मिल रहा है। दूसरा, दबाव बहुत होता है। कोई वीडियो आप कर दीजिए, बहुत सारे फोन हम लोग के पास आते थे हम्म, कि इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो परिणाम गलत होगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन हमें पता था कि जब हम यही कर रहे हैं तो हम्म, आज न कल कुछ होना भी होगा, तो वो होगा ही। तो किसी के दबाव में हमने वीडियो डिलीट नहीं किया। हम्म, हाँ, आपको बहस नहीं करना है, हमने कभी बहस नहीं किया। जो उचित जवाब था कि हाँ, हमने इस पॉइंट को, इस वीडियो को इस कारण से बनाया है और ये डिलीट नहीं होगा, जो आपको उचित लगे वो करें। एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जो बहुत चर्चा में आया था, पीएमसीएच में मेडिकल की जो नर्सिंग की जो छात्राएं होती है, जी, तो जी, वो पीएमसीएच कैंपस से उनके हॉस्टल को जो है आपको ट्रांसफर किया जा रहा था किसी ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे छात्राओं को बड़ी दिक्कत थी। हम्म, और उस समस्या के के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक भी मीडिया कर्मी नहीं पहुंचा था। मतलब महिला छात्राओं पे लाठीचार्ज हो रही थी, लड़कियों पे लाठीचार्ज हो रही थी, गाली गलौज प्रशासन के लोग कर रहे थे, हम्म, और संजोग से हम लोग पहुंच चुके थे, यानी हमारी टीम। हम्म, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद प्रशासन ने बड़ा गलत रवैया अपनाते हुए हमारे फोन को भी छीनने का प्रयास किया, छीन भी लिया। हम्म, हम पे कायराना हमला भी हुआ था, जो बिहार में उस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ था काफी। उस समय विपक्ष के जो नेता से लेकर तेज प्रताप यादव हुए, चिराग पासवान की पार्टी हुई, या जो भी लोग हैं उनका बड़ा सहयोग मिला, पप्पू यादव की पार्टी, उन लोगों ने लिखा इस घटना के खिलाफ, उन लोगों ने बोला इस घटना के खिलाफ। एक माले के विधायक उन्होंने, संदीप सौरभ, उन्होंने भी बड़ा समर्थन। तो अंततः पुलिस को झुकना पड़ा, उन्होंने मोबाइल वापस किया, लेकिन क्लिप जो है वो डिलीट कर दिया गया था हमारे फोन से। जो लाइव हमने किया था उसे भी डिलीट कर दिया गया था और बाकी चीजें भी। हम्म, लेकिन वो मुद्दा बना और बाद में बहुत हद तक लड़कियों को न्याय भी मिला। तो
हर तरीके के संघर्ष और हर तरीके के तकलीफ को झेलकर आज 5-6 साल जो है पूरा हुआ है, और अब स्थिति परिस्थिति को बखूबी हम लोग जानते हैं कि कहाँ कैसे चीजों को मैनेज करना है। हम्म। और ये तो झेलना पड़ेगा, ये जब आप आएंगे और मुखर रहेंगे तो इतना तो होगा ही। जी सर, जब हम लोग इन सारी घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बिहार में ही आज के दिन में हो रही है, या फिर ये पूरे देश की एक चुनौती है, इन पॉलिटिशियंस का जोर लगाना या फिर किसी तरीके का एक प्रेशर बनाना? ये कुछ बिहार के अंदर की चुनौतियां हैं या फिर देखिए, ये है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि ये है तो पूरे देश में चुनौती, हम्म। पूरे देश में ये चुनौती है, लेकिन बिहार में इसलिए ज्यादा है हम्म। कि यहाँ जो नेता के जो समर्थक होते हैं हम्म। वो बड़े मतलब अहिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, और वो बड़े भक्त टाइप होते हैं। जो अंधभक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो अब बिहार राज्य में बहुत मतलब ज्यादा स्तर पे है। नेता बुरा माने या ना माने, हम्म। उसका समर्थक हाइपर हो जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट। समर्थकों को वैसे ट्रेंड किया जाता है। नेता खुद को बचा लेते हैं, समर्थकों को आगे कर देते हैं, हम्म। और कहीं ना कहीं उनको भरमा के, उनको बहला फुसला के, उनको लालच में आगे करके और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलाया जाता है। जो दबाव पत्रकारों पे है, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट नेता का फोन आएगा आपको हम्म। या किसी भी पत्रकार को। ये जो दबाव है, उनके समर्थक, उनके जानने वाले और उनके जो पाले हुए रसूखदार, उनके जो पाले हुए दबंग प्रवृत्ति के लोग इस समाज में हैं, ज्यादातर दबाव उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है पत्रकारों पे। तो है हर जगह। बिहार में फॉर्मेट अलग है, और बिहार का जो फॉर्मेट है दबाव बनाने का, हम्म। वो बड़ा गलत और है और ज्यादा है यहाँ पे। बाकी हम्म। जगहों पर भी होता है, ऐसा नहीं है। देश भर में कई घटनाएं आई है कि जहां पत्रकारों को फंसाया गया, पत्रकारों को जेल भेजा गया, बड़े बड़े नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा। जी। कई पत्रकार जो है वो प्रताड़ित भी हुए। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं बिहार में, इस तरीके से होती है। जी सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि इन चीजों को स्पेसिफिकली बिहार की तरफ ज्यादा हाईलाइट किया जाता है नेगेटिव थोड़ा आउटलुक देने के लिए, या फिर इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है कि बिहार में ये सारी चीजें जो कि जातिवाद के नाम पे या फिर एक पार्टीशन से, एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल साइंस में जब हम बात करते हैं, जिसको आपने बोला कि एक पार्टी की तरफ या फिर एक राजनेता की तरफ बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे सपोर्ट में जाना, वो सपोर्टर एग्रेशन में आ जाते हैं, ये बिहार में ज्यादा होती है आपको दिखता, या फिर थोड़ा मीडिया ने इसे ज्यादा बिहार की तरफ नेगेटिवली दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है? नहीं, बात तो सही है। निगेटिव इमेज तो बिहार का बनाया गया है, और जिस परिदृश्य पे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें भी, और हम्म। अलग अलग पैमाने पर भी। जी। मान के चलिए, एक जो गाना बीच में आया कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में, तो ये हमारी बिहार की पहचान नहीं है। हम लोगों ने इसका खूब विरोध किया था, और मीडिया जो बिहार की बाहर की मीडिया है उसने इसको बड़ा हाईलाइट किया था। अब माने हमारे जो इमेज को खराब करने में, हम्म। जबकि उस घटना का विरोध होना चाहिए। बिहार एक से एक आईआईटीएन देता है, बिहार से एक आईएएस अफसर निकलते हैं। खुद पत्रकार भी, पत्रकारिता जगत में भी बिहारियों की धाक है, चाहे वो कोई भी चैनल आप उठा के देख ले। लेकिन इमेज को बड़ा निगेटिव किया गया, गलत नैरेटिव फैलाया गया। और सरकारी तंत्र की तरफ से भी जो दूसरा, जो हम लोग जिस मुख्य मुद्दे पे बात कर रहे थे, पत्रकारों पर दबाव को लेकर भी, ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं है। मैंने कहा ना कि यहाँ के लोग हाइपर हैं, यहाँ के लोग बोल देते हैं, यहाँ के लोग रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो वो चीजें उसको निगेटिव आप बना लेते हैं। लेकिन जहां पत्रकारों को जेल भेजा गया, इस बात की नैरेटिव क्यों नहीं बनती है जी। कि भाई इस राज्य में क्यों पत्रकारों को जेल भेजा जाता है, जी। क्यों पुलिसिया दमन किया जाता है? तो ये भी तो गुंडागर्दी है। पुलिसिया गुंडागर्दी नाम की भी तो चीज होती है, राजनीतिक गुंडागर्दी नाम की भी तो चीज होती है। तो ये सिर्फ बिहार, चूंकि बिहार को ये लोग एक जो शुरू से जो इमेज बना है, निगेटिव इमेज जो बना है, जो एक निगेटिव नैरेटिव सेट किया गया है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसको निगेटिव ही हम बिहारियों को या हमारे बिहार को परोसा जाता है। जी। ये तो है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदर्श जी। अभी 4 साल 5 साल पहले हम एक्शन में पटना से ही हैं।
हमारे कुछ कारणों के वर्ष बनारस में आना पड़ा। और बनारस में बिहार से कल्चर से बहुत ज्यादा अलग है नहीं। हम जो त्योहार मनाते हैं, चाहे वो छठ हो या फिर कोई भी पर्व हो, वो यहाँ पे भी बनाया जाता है। लेकिन जब हम अपने स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ हम एक ये फीलिंग देखते हैं कि बच्चों को लगता है कि अरे ये तो बिहारी है, ये तो पान जी खाता होगा, ये थूक देगा, ये गाली देगा, अरे इसके पास तो कट्टा रहेगा ही रहेगा। मतलब एक बहुत नेगेटिव इमेज बनी हुई है बिहार की। आपको इसके पीछे इसका कारण क्या लगता है? एक और बहुत बड़ी चीज हमें दिखी थी, बिहार के नाम को जातिवाद से बहुत जोड़ा जाता है। आदर्श जी, आपका इसके ऊपर भी हम थोड़ा ख्याल जानना चाहते हैं। हम्म आदर्श हम्म जी। हाँ, तो आदर्श जी, आपका अगर आप ओपिनियन इस पे बता सके तो। हम्म देखिए, इसमें इसमें जो है ना, बॉलीवुड का बड़ा योगदान है। जी। बॉलीवुड ने बिहार के इमेज को सबसे ज्यादा खराब, हम्म। सबसे गंदे तरीके से उसी ने परोसा है। हम्म। आप जब बॉलीवुड की फिल्मों को, जी जी नहीं, आदर्श जी आप बोलिए, वो बैकग्राउंड से बात आई थी। ठीक है। हाँ, वही मैं कह रहा था, बिहार के इमेज को बड़ा गलत तरीके से इन लोगों ने परोसा। आप जब, हाँ, जब जब इनके फिल्मों को आप जब उठा के देखेंगे, तो चाहे वो बोलने का तरीका हो, चाहे आपने वो पान वाली बात कही, मुंह में पान रख के बोलना, मुंह में गुटखा रख के बोलना, या बिहारी को भैया कह के संबोधित करना। भैया इन द सेंस भाई वाला भैया नहीं, भैया इन द सेंस या तो गुंडा या तो गंवार। इस सेंस में बिहारियों के इमेज को दिखाना, बिहारी को चोर उचक्का लफुआ जैसे शब्दों से ये करना और उसको दिखाना फिल्मों में, गुंडा दिखाना भी फिल्मों में, मतलब मूर्ख दिखाना फिल्मों में। जितना भी मजदूर और बाकी छोटे काम करने वाले लोग हैं फिल्मों में होते थे, तो वो बिहारी ही होते थे। तो इस तरीके से इमेज को बॉलीवुड ने बड़ा खराब किया है। और मतलब गलत क्या है? अगर हमारे टोन में हमारी भाषा है, तो इसमें गलत क्या है? तमिल वाले लोग तमिल बोले तो बहुत अच्छा, पंजाब वाले लोग पंजाबी बोले तो बहुत अच्छा, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोले तो बहुत अच्छा, और बिहारी भोजपुरी बोल दे या बिहारी हिंदी बोल रहा है, उसमें भोजपुरी टोन आ जाता है, बिहारी टोन आ जाता है, मगही मैथिली अंगिका का टोन आ जाता है, तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या मतलब ऐसा अचंभित और आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि अरे ये तो बिहारी है, तो हम बिहारी हैं तो तुम भी यूपी वाले हो, हम बिहारी हैं तो तुम भी तमिल हो, हम बिहारी हैं तो तुम भी महाराष्ट्र वाले हो, तो हम बिहारी हैं तो तुम भी गुजराती हो। तो बिहारी गाली क्यों है, गुजराती गाली क्यों नहीं है, पंजाबी गाली क्यों नहीं है? हम्म। तो ये इमेज, ये नैरेटिव बॉलीवुड ने सेट किया। और दूसरा कि मीडिया में जो बाहर के बैठे लोग हैं, जो एसी कमरों में बैठ के और हमारे हमारे प्रदेश की इमेज को सेट करने का काम करते हैं, ये उन लोगों की गलती है। और गलती है हम बिहारियों की भी। जो बुद्धिजीवी यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं, जो लोग यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं, जी। वो हमारे भाषा को प्रमोट नहीं करते हैं, वो हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं करते हैं। वो जाके वहाँ दिल्ली वाले हो जाते हैं, वो वहाँ जाके मुंबई वाले हो जाते हैं, वो बिहारी नहीं रहते हैं। जी। उनको बिहारी कहलाने में शर्म आती है। और ये शर्म की बात है कि आपको बिहारी कहलाने में शर्म आती है। तो जी। चूंकि जब हम हमारे पढ़े लिखे लोग बाहर जाएंगे और वो खुद को बिहारी नहीं कहेंगे, और जो सिर्फ निम्न दर्जे के लोग, उनको मैं निम्न दर्जा इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि वो छोटा काम करते हैं, निम्न दर्जा इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो बिहार से बाहर जाते हैं, तो सिर्फ आप उनको देखकर इमेज बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इमेज बना क्यों? क्योंकि बिहारियों ने अपनी पहचान छुपाई बाहर जाके। हम्म। जो पढ़े लिखे बिहारी है, जो स्टेबल बिहारी है, जो ताकतवर बिहारी है, उन लोगों ने अपनी इमेज को छुपाया और वो अपने आप को बिहारी कहने से बचते हैं। तो इसमें हमारी भी गलती है। लेकिन अब समय बदल गया है, अब दौर बदल गया है, अब जमाना बदल गया है, पहले वाली बात नहीं रही। अब गर्व से सब लोग अपने आप को बिहारी कहते हैं। और हमें गर्वान्वित होना चाहिए कि हमारी जो भाषा है वो बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ी मधुर भाषा है। तो कोई कितना भी इमेज बना ले, अब ये चीज नहीं होने वाला है, अब बदल कर रहेगा इमेज। हम्म। और इसका जिम्मेवार मैं फिर से कह रहा हूँ कि बॉलीवुड और कुछ इंटेलेक्चुअल बिहारी जो जहाँ बाहर जाके अपने आइडेंटिटी को छुपाने का काम किए जी। वो। और तीसरे नंबर पर मीडिया भी कमोबेश इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार रहा है। जी।
आदर्श जी, एक और चीज थी, बिहार पॉलिटिक्स को हमेशा से जातिवाद से जोड़ा जाता है, और ये कहीं ना कहीं सत्य भी महसूस हम्म। होता है। और क्योंकि हम पूरी जिंदगी इधर से उधर घूमते रहे हैं, हमारे पिताजी की एक ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हमने वो देखा भी है। हम्म। और थोड़ा सा ये हमें महसूस होता है आज के दिन में कि शायद हम लोग इस सामाजिक दौर में, मतलब जहां हर स्टेट में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी स्टेट में जाति के अनुसार वोट नहीं पड़ता या फिर कुछ नहीं होता है, लेकिन हम अपने क्षेत्र के बारे में ही बात करते हैं। हम पटना में थे और हमारे पिताजी का ट्रांसफर उसमें कोलकाता में था, जहां कलकत्ता में शायद एक दो बार किसी ने जाति के बारे में बोला होगा। पटना में तो कई कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पे सिर्फ जाति के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे थे। आपको क्या इसमें लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसकी वजह से हमारे समाज को नुकसान पहुंच रहा है आज के दिन में, और ये पॉलिटिक्स के अंदर जाति का नुकसान किस प्रकार से हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। बिहार के राजनीति के लिए ये कह सकते हैं आपकी जाति है कि जाति नहीं है, हम्म। है ना। अ, वो जड़ बना चुका है अपना। हम्म। और इसमें जो पॉलिटिशियंस है उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि जाति की राजनीति करना आज के दौर में या पहले के दौर में भी सबसे आसान काम। हम्म। मुद्दे की बात करनी नहीं है, मैं इस जाति से हूँ, मेरा इतना परसेंट वोट है, तो हम्म। हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हम्म। और जाति का खेल खेल करते करते इन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी बनाया, अपने नाम को मजबूत किया, अपने अपने आप को उनका आका बना दिया। बाकी उनके जाति के लोग पिछड़े ही रह गए। मैं कुछ नाम भी मेंशन करना चाहूंगा। लालू यादव, यादवों की राजनीति करते हैं, यादव लोग उनको मानते भी हैं, लेकिन जब आप उठा के देखेंगे तो कितने यादवों का भला कर दिया उन्होंने अपने परिवार के अलावा। आखिर उप मुख्यमंत्री उनका बेटा तेजस्वी यादव ही क्यों हो सकता है? उप मुख्यमंत्री कोई और गरीब यादव का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? उसको भी तो लालू यादव उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, नेता प्रतिपक्ष बना सकते थे। मुकेश सहनी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लोग समझे कि किस तरीके की राजनीति है। मुकेश सहनी आते हैं, कहते हैं कि मैं मल्लाहों की राजनीति करने आया हूं, मैं मल्लाहों की किस्मत बदल दूंगा, मैं निषादों की किस्मत बदल दूंगा, सन ऑफ मल्लाह। 4 करोड़ की गाड़ी लेकर मॉडिफाई करा के बस को, और राजा की तरह पूरे बिहार भर में घूम रहे थे। मैंने सवाल किया उनसे कि इस 4 करोड़ रुपए से कितने बच्चों का कल्याण हो सकता था? आप इसको स्कॉलरशिप बनाकर बच्चों में बांट देते, बच्चों को यहाँ से लेकर विदेश तक आप पढ़ा सकते थे। एक ही बच्चा जाके विदेश के किसी बड़े यूनिवर्सिटी से कोई निषाद समाज का बच्चा पढ़ के वापस बिहार आता और बिहार में कुछ बेहतरी वो कर सकता था। तो ये कौन से निषाद समाज की बात हो गई? ये कौन से मल्लाह समाज की बात हो गई? पासवान, चिराग पासवान की बात कर लेते हैं, उनके परिवार की। 5-6 सांसद उनके परिवार से बने, और ये सिलसिला अभी चल ही रहा है। खुद जब चिराग को मौका मिला, यूथ थे, उनसे उम्मीदें थी, उनको मौका मिला तो अपने जीजा अरुण भारती को उन्होंने टिकट देकर उनको संसद भवन पहुंचा दिया। कोई गरीब पासवान का लड़का, कोई गरीब पासवान का बेटा क्यों नहीं जा सकता है? तो इस सच को लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। लोग मतलब आंख बंद करके ये मेरे जाति का है, ये मेरे जाति का है, और उसी के पीछे झंडा ढो रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसी जी। में लोग का समय खत्म हो जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने जाति के लोग भी बिहार के सत्ता में बैठे, चाहे किसी भी रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, हम्म। या फिर पंचायत में मुखिया के रूप में, या फिर देश में प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, उन्होंने अपने जातियों का कुछ भला किया भी है क्या? नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। अपने चंद, अपने परिवार के लोगों का और चंद कुछ करीबियों के अलावा अपने जाति का किसी ने भला नहीं किया। फिर भी ये जातिवाद की राजनीति बिहार में इसलिए हावी है क्योंकि लोग अंधे बन गए हैं, हम्म। लोग एग्जामिन नहीं कर रहे हैं चीजों को। तो इससे निकलना पड़ेगा। अगर इससे हम लोग नहीं निकलेंगे तो बिहार, याद रखिए कि दुनिया स्पेस में जाने की बात कर रही है, बड़े बड़े चर्चाएं होती है, बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, और हम आज इसी में ढूंढते रहते हैं कि हमारे जाति का नेता को टिकट मिला कि नहीं मिला, हमारी जाति की कितनी भागीदारी रही। इससे क्या सुधार आ जाएगा? इससे क्या आमूलचूल परिवर्तन आज तक बिहार में आया और क्या आ जाएगा? हम बात करते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और जब वही व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है तो फिर हम कहते हैं कि इनका जाति का कितना वोट है।
इनको किस पार्टी से टिकट मिला है? ये जीत भी पाएंगे? तो कहां से आएंगे पढ़े लिखे लोग राजनीति में? मैं कहता हूं जाति पार्टी का झंडा धोना बिहार जिस दिन बंद कर दिया और व्यक्ति विशेष को वोट दे, देख कर कि इसके पास विजन क्या है, आखिर क्या कर सकता है हमारे लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य का भी छोड़ दीजिए, हमारे क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है, क्या इसका प्लान है, क्या इसका जो ये बोल रहे हैं उसके पीछे का क्या रोड मैप है। लोग सवाल करना भूल गए हैं लोग। अगर उसके जाति का कैंडिडेट होता है तो वो सवाल तक नहीं पूछते हैं, ये जान लीजिए। ये सच्चाई है बिहार की। हम बिहार का पक्ष ले रहे थे तो हम बिहार की खामियों पर भी बात करेंगे। तो ये कमी है बिहारियों की और इससे हमें उबरना पड़ेगा, और नहीं उबरे तो हम फिर से 25-30 साल पीछे चले जाएंगे। बाकी राज्य जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। चाहे विकास का जो भी पैमाना है उस पैमाने में हम पिछड़ते चले जाएंगे, और पिछड़ भी रहे हैं। यही तो कारण है कि पिछड़ रहे हैं। आप सोचिए ना, इतना अस्थिर सरकार पूरे देश भर में कहीं है क्या? कभी कोई एक ही विभाग का 5 साल के अंदर में 5 मंत्री बन जाता है? ऐसा कहीं होता है क्या? ये ऐसे में कैसे काम होगा? शिक्षा इतना सीरियस टॉपिक है, स्वास्थ्य इतना सीरियस टॉपिक है और बेसिक ह्यूमन नीड है। शिक्षा मंत्री बदल जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बदल जा रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है 5 साल के। मैंडेट 5 साल के लिए होता है ना। पंचवर्षीय योजना जो है, जब उस पर काम ही नहीं होगा तो 1 साल 2 साल में कोई कैसे काम करेगा? कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है, मंत्री बन रहा है, उसको 1.5-2 साल समझने में लग रहा है, तीसरे साल या 2.5 साल में या 2 साल में सरकार ही पलट जा रही है। ये स्थिति है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री मेडिकली फिट नहीं है, कब कहाँ क्या बोल दे रहे हैं, कब क्या कहाँ एक्टिविटी कर दे रहे हैं, ये भी तो जांच का सवाल है। हम मतलब उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, वो बहुत लंबा जिए, दीर्घायु हो और अभी भी वो स्वस्थ हो। लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी दिखता है तो इस पे सवाल तो उठना लाजमी है। तो ये सब जाति का खेल है, और जाति के खेल में, जाति के पेच में बिहार फंस चुका है, और नेताओं ने इसको जकड़ लिया है। मतलब नहीं कहते हैं नस को पकड़ लेना, तो नेताओं ने नस को पकड़ लिया कि कोई काम नहीं करो, कोई विकास की बात नहीं करो, अंत में बिहार के लोग जाति देख कर ही, धर्म देख कर ही वोट करेंगे। ये स्थिति है और ये कड़वा सच है बिहार का। आदर्श जी, क्या आज आपको हमारे राज्य में ये दिखता है कि थोड़ा हम लोग कैपिटल सेंट्रिक वर्क ज्यादा कर रहे हैं? मतलब अगर हम लोग स्टेट कैपिटल की ही बात करें, जो डेवलपमेंट ज्यादातर दिखती है वो सिर्फ कैपिटल में यानी पटना में ही ज्यादा दिख रही है, और जो हमारे अदर पेरिफेरल सिटीज हैं उसमें थोड़ा कम दिखने मिलती है। क्या इसमें कुछ सत्य है? बिल्कुल सच्चाई है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मैंने जैसा बताया कि ज़्यादातर समय मैंने पटना में बिताया बतौर पत्रकार, और जब मैं फिर अभी मोतिहारी शिफ्ट हुआ हूँ पूर्वी चंपारण में, तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज के समय में भी, जब आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय में यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए एक बढ़िया स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे पानी जो होता है, मोती झील जिसको मोतिहारी शहर का हर्ट बोला जाता है, हृदय स्थली बोला जाता है, उसकी लड़ाई यहाँ की लोग लड़ रहे हैं कि उसको साफ कर दिया जाए, उसको थोड़ा बढ़िया बना दिया जाए, पर्यटन स्थल के रूप में उसका विकास कर दिया जाए। यहाँ जब आप अस्पतालों में जाएंगे तो सबसे बेसिक क्या होता है कि एक अस्पताल में कम से कम हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। वो ठीक से नहीं है, जर्जर स्थिति में अस्पताल है। कब अस्पताल का बिल्डिंग गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। अस्पतालों में जो बिजली की व्यवस्था है वो इतनी असुरक्षित है, वो है, पशुओं का अड्डा बन चुका है यहाँ का अस्पताल। शिक्षा की जब आप बात कीजिएगा तो पढ़ाई कुछ है नहीं। यहाँ पे शिक्षकों को खिचड़ी स्लेट प्लेट में व्यस्त कर दिया गया है, पढ़ाने की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। के पाठक और बाकी लोग आए तो उन लोगों ने हिटलर शाही रवैया अपनाया। इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। भय में रख के आप किसी से रचनात्मक कार्यों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा का भी वही हाल है, खेल का भी वही हाल है। कला के नाम पे कुछ नहीं है, कला के नाम पे कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप जाएंगे कोई भी जिला आप उठा लीजिए, नालंदा और पटना को छोड़ के बिहार का कोई भी जिला जब आप देखिएगा, घूमिएगा, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो भी नहीं है। मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना,
वो भी फेल है। नल जल की बात होती है, आप समझिए कि आजादी के इतने वर्ष बाद आप नल जल की बात करते हैं। नल जल जब आप घूम के देखेंगे तो बिहार के गली गली में नल जल की जो योजना है वो फेल है, पूरी तरीके से फेल है। कईयन करोड़, हजारों करोड़ का जो है नुकसान हुआ है बिहार में। हर जगह कागजों पे काम। एक मैं शायरी जब भी कई बार बात करता हूँ तो मैं जिक्र करता हूँ कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तो जो भी दावा है ना वो फाइलों में सिमट कर रह गया है। पटना में जब आप जाके किसी विभाग में पता करेंगे तो आपको पूरी बिहार मतलब दिखाया ऐसा जाएगा कि हमारा बिहार कितना विकसित हो गया है, कितना काम हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आदर्श जी, कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक पेपर टाइगर ही है आज के दिन में, सिर्फ कागजों के अंदर में ही छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सीधा समझिए ना, खंडहर होता है ना, जी। खंडहर, तो बिहार खंडहर था नीतीश कुमार से पहले, ठीक है। और नीतीश कुमार आके उस खंडहर को बाहर से पुचारा कर दिए, लाइट बत्ती वगैरह लगा दिए, जिससे ऊपर से जो है ना वो चमकने लगा खंडहर। लेकिन जब आप अंदर जाइएगा, जड़ में जब आप जाइएगा तो वो आज भी खंडहर ही है। तो बिहार की वही स्थिति है, बाहर से इसको चमका दिया गया। हम नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एकदम काम नहीं हुआ, काम हुआ है, वही कह रहा हूँ कि बाहर से चमका दिया गया। बिल्डिंगें बनी हैं, सरकारी भवन जो होता है वो बना है, सड़कें बनी, पुल पुनिया बनी, भले टूट जाए, रातों रात गायब हो जाए वो अलग मसला है। सड़कें चोरी हो जाए, बिहार में सड़क चोरी होता है, जो बाहर के लोग जानेंगे तो मतलब उनके लिए आश्चर्य का एक अचंभ। हाँ कि भाई सड़क चोरी होती है यहाँ पे, अस्पताल में चूहा फाइल गायब कर देता है, बहुत सारी घटनाएं होती है। तो ये तो स्थिति है यहाँ की। तो खंडहर को चमका दिया गया, रंग रोगन कर दिया गया, लेकिन आज भी खंडहर है, उसको मरम्मत करके ठीक करने की जरूरत है। और इसके लिए जब तक एक अस्थाई, मजबूत और विजन वाली सरकार नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आज के दिन बिहार की जो स्थिति है, खंडहर का आपने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिया। सर, क्या आपको लगता है कि बिहार शायद इस कठोर सच्चाई से बाहर निकल पाएगा, इस कठोर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है आने वाले भविष्य में? अभी मुझे 5-10 सालों में उम्मीद नहीं दिख रहा है। हम्म। और कहते हैं ना कि हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे आएगा, है ना। जी। तो बिहार में जो नहीं हो पा रहा है उसके उसका जिम्मेवार जो है, लोग आज नहीं समझ रहे हैं, यहाँ के लोगों को ही समझाया जाए, बताया जाएगा। आज प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, मैं प्रशांत किशोर का पक्षधर नहीं हूं, ना मैं उनका प्रवक्ता हूं, लेकिन बात वो बहुत सही कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने अपने बच्चों का मुंह देख के कभी वोट नहीं किया, है ना। यहाँ के लोगों ने कभी ये सोच के नहीं वोट किया कि पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो जाए। यहाँ के लोगों ने ये कभी सोच के वोट नहीं किया कि उनके बेटा का तो भला हो जा रहा है, यानी नेताओं के बेटे का, हमारे बेटे का भला नहीं हो रहा है। हमारा बेटा यहाँ ढंग का स्टार्टअप नहीं लगा सकता है, हमारा बेटा बिहार में ही खेल के रणजी और इंटरनेशनल क्रिकेट तक नहीं पहुंच सकता है। हमारी बेटियां जो है यहाँ बैडमिंटन खेल के, यहाँ कैरम खेल के, यहाँ चेस खेल के, और यहाँ शूटिंग करके, यहाँ फेंसिंग खेल के इंटरनेशनल स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। हमारी बेटियां यहाँ पढ़ के बहुत बढ़िया नहीं कर सकती, उनको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, उनको बाकी जगहों पर जाना ही पड़ेगा। तो ये देख के यहाँ के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक ये देख के यहाँ के लोग वोट नहीं करेंगे, कैसे हम मान लें कि सुधार हो जाएगी। अब हम वो लोग नहीं है जो ख्याली पुलाव पकाते हैं। मैं सुंदर सुंदर बातें तो की जा सकती है, हम तो कर सकते हैं कि नहीं बदलेगा हमारा बिहार, गर्व से बिहारी है और बिहार बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक झूठ होगा। और मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 साल और समय लगेगा बिहारियों को जगने में, और बिहारी जब जग जाएंगे तब शायद कुछ परिवर्तन आ पाए। क्योंकि नेता तो जगने से रहे, नेता जो लूट रहे थे वो लूटते आ रहे हैं, वो बुद्धू समझते थे वो बुद्धू समझ रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। वो काम के नाम पे छलावा और झूठ का बाजार जो है वो फैला चुके हैं। वो जाति की राजनीति, वो धर्म की राजनीति आज भी करते हैं। बीपीएससी का मुद्दा आप देख लीजिए, बीपीएससी में लोग कह रहा है कि कुछ नेताओं ने राजनीति कर दिया, तो आपने क्यों नहीं राजनीति किया? नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो कह रहे थे कि
5 लाख की भीड़ मैं लेकर मैं भी छात्रों के साथ गांधी मैदान में बैठ सकता था, बैठते? आखिर छात्रों पर लाठी क्यों बरसाई गई? आप पे लाठी बरसता हम्म, तो माहौल ही कुछ और अलग होता। हम्म, तो हवा हवाई बातें होती है, कोई भी आप छात्र के साथ नहीं खड़ा है, कोई भी किसान के साथ नहीं खड़ा है, कोई भी मजदूर के साथ नहीं खड़ा है। और बिहार का तो बेस ही यही है, बिहार में कुछ तो है नहीं। बिहार के लोग या तो किसान हो सकते हैं, या बिहार के बच्चे जो है वो पढ़ के अफसर बन सकते हैं, IITN बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। हम्म, हमारे यहाँ फैक्ट्री तो है नहीं, जी, तो कुछ और विकल्प है नहीं, तो ये दो काम कर सकते हैं। और यही जो दो मूल काम है वही नहीं हो रहा है, जी, वही करने का विकल्प नहीं है, उसी पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो आपको कहाँ दिखता है कि विकास हो पाएगा और फिजा जो है वो बदलेगी? जी, जी। नहीं बदलने वाली है फिजा। आदर्श जी, हम लोगों ने बिहार के बारे में इतना जब बात किया, आपको क्या लगता है कि हमारे प्रदेश को के अंदर आज के दिन जो रहा है, हमारे देश के अंदर, प्रदेश की बात तो बहुत हो गई, हम लोग अब देश के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। जो जी पत्रकारिता है वो किस प्रकार से कई मुद्दों को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है? जैसा कि एक तो हमें नेगेटिव साइड तो पता है हमारी मीडिया का, बहुत हद तक हम मीडिया इंडेक्स में जी। बहुत नीचे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। और हम्म, हम लोगों ने 26/11 के समय में भी देखा था कि किस तरीके ने एब्सर्डली, जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, मीडिया ने कवर किया था, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आई थी हमारे ऑपरेशंस को कंडक्ट करवाने में, 26/11 के समय जो ताज होटल में हुआ था। आपको लगता है कि ये मीडिया जो कि इतने नीचे हम्म। आती है इंडेक्स में आज के दिन में, और यही मीडिया जो कि कुछ समय पहले बिना सोचे समझे हमारे लोकेशंस को ओपनली बता रही थी 26/11 के समय, या फिर कई रीसेंट एग्जांपल्स हैं इसके, ये किसी भी प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है? देखिए, इसके इसके कुछ कारणों पे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद। आवाज आ रही है क्या? जी, जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं वही कह रहा था कि इसके कुछ कारणों पे बात कर लेते हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि पत्रकारिता मिशन है, अब जो है ये पूरी तरीके से प्रोफेशन बन चुका है। और प्रोफेशन जो है वो लोक हित में पहले की तरह काम नहीं कर सकता है, इस सच को स्वीकार करना होगा। अब काम TRP के लिए होता है, आगे भी होगा। अब काम पैसे कमाने के लिए होता है, आगे भी होगा। तो जब मिशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ है तो इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। दूसरा, पहले की तरह जो सूधी दर्शक, सूधी जो पाठक होते हैं, उसकी भी कमी आई है। आखिर अच्छे कंटेंट जो है वो जब उसको रीच नहीं मिलेगा, जब उसको लोग देखेंगे नहीं, उसको लोग समझेंगे नहीं, उस पर जब चर्चाएं नहीं होगी, तो मजबूरन खराब कंटेंट या फिर वैसे कंटेंट जिससे जनता का वास्ता नहीं है उसको परोसा ही जाएगा। अब डेली मीडिया चैनल्स पे रात में जो है पाकिस्तान से युद्ध करा दिया जाता है, तो कभी चाइना से युद्ध करा दिया जाता है। तो आखिर ये वीडियो जब चल रहा है तो ये क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं, खूब पसंद कर रहे हैं, खूब शेयर कर रहे हैं, है ना? तो ये कुछ ये है कि हमें अच्छे कंटेंट जो लोग भी बना रहे हैं उसको इतना प्रमोट कीजिए कि खराब कंटेंट दब जाए। तो ये दर्शकों की जिम्मेवारी, पाठकों की जिम्मेवारी भी है कि मीडिया पर कैसे नकेल कसा जाए और मीडिया कैसे अच्छी चीजों को सामने लाए, उसमें वो अपनी भूमिका निभाए। दूसरा कि हाँ, मीडिया चाहे आज भी तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है, और मीडिया ने कर दिखाया है, छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तरों पर भी। कई बार खबरों के कारण ही बहुत अमूलचूल परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है। चाहे वो छोटे छोटे मसले भी उठा लीजिए आप, कहीं पार्क बनवाना हो, कहीं बस स्टैंड बनाना बनवाना हो, कहीं सड़क की बात हो, कहीं फ्लाईओवर की बात हो, तो मीडिया के माध्यम से ही वो आवाज जाता है और वो ठीक होता है। चाहे बड़े स्तर पर देश में कई बड़ी जो समस्या है उस पर भी जब मीडिया के लोग एकजुट होते हैं तो कुछ परिवर्तन होता है। किसान आंदोलन में भी कुछ मीडिया के अलग अलग चैनल ने अच्छी भूमिका निभाई थी और उसका फायदा हुआ था। बिहार में ही अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, BPSC प्रोटेस्ट, उसमें भी कुछ मीडिया कर्मी है या कुछ जो मीडिया संस्थान है वो बढ़िया काम कर रही है, जिस कारण से ये आंदोलन अभी तक ठीक है और इसको गलत तरीके से प्रटेंड नहीं किया गया, गलत तरीके से नहीं परोसा जा सका। तो मीडिया चाहे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, एक सही दिशा दे सकता है, बहुत सी बातें जो सरकार तक नहीं पहुंचती है उसको पहुंचाने का माध्यम बन सकता है, हम्म, बहुत सा काम जो नहीं हो पा रहा है उसको करने का माध्यम बन सकती है। बाकी इंफॉर्मेशन का तो मीडियम
है ही मीडिया जगत। जी तो जी यही है, करने को तो किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैंने बता दिया। जी। हाँ, सो हमारा आखिरी क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा वो इंटरनेट की दिक्कत की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। तो हम्म। आपके कुछ मतलब प्रेरणादायक कार्य जो आपने किए थे, आप बता रहे थे उनके बारे में। तो मैं फिर से बता देता हूँ और थोड़ा उसको मैं शॉर्ट भी कर दूंगा। आ, तो मैं जैसे बताया कि जो दो घटना जिसका जिक्र मैं शुरू से कर रहा था, हम्म तो एक उसमें एक चमकी बुखार और दूसरा पटना जल जमाव। तो चमकी बुखार के समय आई थिंक स्वास्थ्य मंत्री ही थे, या मतलब कोई बड़े नेता थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो हम्म उन्होंने कहा कि पीसी चल रहा है, इम्पोर्टेंट पीसी, जहां आंकड़े बताने थे कि कितने लोग, कितने बच्चे जो है चमकी बुखार से प्रभावित है, कितने बच्चों की मौत हो गई। उस पीसी से थोड़ा देर पहले मंत्री जी कह रहे हैं कितना विकेट गिरा। एक्चुअली वो क्रिकेट स्कोर पूछ रहे थे, क्रिकेट में जो विकेटें गिरती है। हम्म ये सीरियसनेस इस देश के नेताओं की। और जब ग्राउंड पे जाके हम लोगों ने देखा, हम उस समय हमारे जो सीनियर्स पूरा मोर्चा संभाले हुए थे, जहां सरकारी तंत्र नहीं पहुंच रही थी, जहां सरकारी तंत्र जागरूकता नहीं फैला पा रही थी, चीजों का वितरण जो उस समय जो होता है वो नहीं कर पा रही थी, जरूरी चीजों का मेडिसिन नहीं पहुंच पा रहे थे वहां। कई समाज सेवी संगठन ने ये काम किया और हमने भी उसमें सहभागिता निभाई। हम भी ग्राउंड पे जब जाके मैंने देखा तो लगा कि ये बच्चे मर रहे हैं, हम्म तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार जिम्मेवार है। और तनिक शर्म नहीं आई। एक बार एक मंत्री जी जो है वो सो गए, मतलब गए दौरा करने, पत्रकारों से बातचीत हो रही थी या पीसी था, ऐसा ही कुछ था, उनको नींद आ गई। तो ये रियलिटी थी। उसके बाद पटना जल जमाव में उस समय, हालांकि अब दिवंगत हो गए हैं, लेकिन ठीक नहीं रहता। लेकिन उस समय तो एक जिम्मेवार पोस्ट पे थे, उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी। वो अपना घर छोड़ के चले गए। अच्छे अच्छे नेता अपना घर छोड़ के चले गए, कहीं कहीं शिफ्ट हो गए, जनता को उसी हाल में छोड़ दिया है। ना खाना पहुंच रहा है, ना पानी पहुंच रहा है। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके लिए दूध बड़ा रिक्वायर्ड होता है, दूध नहीं पहुंच पा रहा है, मेडिसिन नहीं पहुंच, बहुत सारी समस्या है। वहां पे बिहार के लोगों ने मोर्चा संभाला, हम लोगों ने मोर्चा संभाला। लगातार पानी में सुबह से लेकर देर शाम तक काम कर रहे थे लगातार। तो याद रहता है, मैंने एक दुख भी होता था, लेकिन एक याद रहता था कि चलिए कि हमने इस समाज को बड़े स्तर पर हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। हम्म और उसके फलस्वरूप स्वत्व एक मैगजीन आता है, और प्रशांत रंजन सर हैं, गुरु भी है हमारे। हम्म तो उन्होंने लिखा था कि भले ही मंच जो है वो पप्पू यादव लूट गए, लेकिन वास्तव में मेहनत पटना यूनिवर्सिटी के इन छात्रों ने किया। ठीक है, तो हालांकि पप्पू यादव ने भी बड़ा मेहनत किया था। कई बातों को लेकर उनका विरोध होता है, हम लोग भी विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने पटना जल जमाव में बड़ा, तो ये बहुत ही मुझे याद रहता है। उसके अलावा बिहार में मैंने पटना में रहते हुए कुछ ऐसे कार्यक्रम कराए जो पॉजिटिव चीज है। वो मतलब शायद ही बिहार उस समय तक हुआ था। मैं जश्न बिहार कराता था कि 26 जनवरी को जो होता है वो देश में होता है रिपब्लिक डे, उसका देश पूरा जश्न मनाता है, और मैं 27 जनवरी को ये कार्यक्रम कराता था। हम्म तो मैं कहता था कि आजा गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद बिहार का अपना जश्न, जश्न बिहार। उसमें मैं ये करता था कि ओपन माइक जैसा वो था, प्रतिभाओं, नए जो प्रतिभा जो निकल के आती है उसको मैं मौका देने का काम करता था। चाहे वो मतलब शायरी कर रहे हों, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हों, डांस कर रहे हों, हम्म या कुछ भी अलग अलग फॉर्मेट में, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं अलग अलग लोगों को जो है मौका देने का काम करता था। तो ऐसी कई घटनाएं हैं, अच्छी और बुरी, जो याद है, जो आज भी अ, मतलब मौका मिले तो उसको कराया जाएगा, किया जाएगा। आज भी बिहार में कुछ वैसी घटनाएं होती है, भगवान न करे वैसा हो, तो हम लोग खड़े मिलेंगे। और आज भी पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा तो जरूर करेंगे। जी, धन्यवाद आदर्श जी ये बताने के लिए। आदर्श जी, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला चीज आता है उससे कनेक्टेड वो पॉलिटिक्स आता है। आदर्श जी, हम्म। आपको कुछ ऐसा अनुभव होता है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें, वो विदेश से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर कहें तो यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा विदेश की राजनीति को लेके ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस हुए 2024 में, जहाँ पे डोनाल्ड हम्म। ट्रम्प साहब जीते। इंडिया के मीडिया हाउसेस ने दुनिया भर की न्यूज छापी कि अरे
ट्रम्प साहब आएंगे तो ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा हिंदुस्तान के लिए, ही इज चेंज मेकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम हम्म। लोग कुछ ज्यादा उन पे निर्भर कर जाते हैं, विदेशी ताकतों पे खुद से ज्यादा, और कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं? क्योंकि जैसे ही हुआ है उनका, अभी तो उनकी ओथ सेरेमनी बची हुई है, लेकिन अभी से जो उनके स्टेटमेंट्स है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है हमारे देश के लिए। तो थोड़ा आप इस पे अगर बोल सकें। हाँ, देखिए, उम्मीदों की बात नहीं है, चीजों को रोमांटिसाइज किया जाता है ना। हम्म। जानबूझ को उसको दिखाया जा रहा है। वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो सनसनी और टीआरपी का ही खेला है और कुछ नहीं है। हम्म। आखिर ट्रम्प भारत के लिए क्या करेंगे, हम्म। ये किसी भारतीय मीडिया संस्थान को कहाँ से पता चल गया? इतनी खोजी पत्रकारिता तो आप देश में कर ही नहीं पा रहे हैं, आप विदेशों में जाके कहाँ से कर ले रहे हैं? आपका क्या सोर्स वहां पे है? आपको तो बहुत सारे कार्यक्रम में यहाँ के मीडिया कर्मियों को घुसने नहीं दिया जाता है। मोदी जी का ही एक वीडियो वायरल है जहाँ अंजना ओम कश्यप थी तो कहती है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। जब मोदी जी पूछते हैं आप लोग अंदर क्यों नहीं आए, तो मोदी जी के मौजूदगी में हम्म। विदेशी धरती पर भारतीय पत्रकारों को एक इवेंट में नहीं घुसने दिया गया। हम्म। वो भारतीय पत्रकार या वो भारतीय पत्रकारिता जगत ये दावा करता है कि ट्रम्प जीत जाएंगे या रसिया में ये बन जाएंगे, चीन में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे साथ। तो ये मतलब झूठ का पुलिंदा है। चीजों को जो है हम्म। बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। हम्म। अपने आप के सोर्स को बड़ा मजबूत दिखाया जाता है। ये मीडिया का सो कॉल्ड ड्रामा है ना। हम्म। और इसके अलावा इससे कुछ नहीं है आपका। अब भाई क्या होगा वो विदेश मंत्री ना आके बताएंगे, हमारे राजदूत ना बताएंगे, विदेशी मामले के जो सरकार के जो प्रवक्ता होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, हम्म। वो ना बताएंगे कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो जाएगा किसके क्या बनने से। जी। तो मीडिया एक कहानी बनाती है, वो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा के अलावा हमको मतलब लोगों को और ज्यादा कुछ उससे नहीं समझना चाहिए। जी। वैसा कुछ होगा तो सरकार के लोग, सरकारी जो नुमाइंदे हैं, वो आके बताएंगे आपको कि मोदी जी वहां जाने वाले हैं, वहां ये समझौता हुआ है या ये समझौता होने वाला है, ये या ये समझौता हो गया। तो हम्म। ये बहुत सीरियस बात मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप देखे होंगे, आप इतिहास खंगाल के देख लीजिए कि मीडिया संस्थानों द्वारा इस तरीके की जितनी भी न्यूज चलाई गई, हम्म। क्या कुछ सच्चाई से निकल के आया, कुछ प्रॉफिट हुआ इस देश को? नहीं, नहीं। कुछ नहीं है, ग्लैमराइज किया गया है और कुछ नहीं है इसके अलावा ये चीज। और बहुत सुंदर एक कोट हमने, मतलब बहुत पहले से ही सुनते आए हैं, क्योंकि हम बहुत पहले से एमयूएन कर रहे थे और इंटरनेशनल रिलेशंस हम खुद भी पढ़ते थे। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और शायद बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल जाते हैं। हम लोग बहुत गर्व करते हैं, अरे हमारी दोस्ती तो रशिया से, एक कहते हैं ना, वेदर टेस्टेड फ्रेंड है, प्रेशर टेस्टेड फ्रेंड है। हम्म। जबकि बिल्कुल बिल्कुल कहा। हैरानी की बात यह है कि रशिया पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी एक ग्रुप में एग्जिस्ट करता है जिसको अफगान क्वाड कहते हैं। और अभी रिसेंटली उसके बारे में हम्म। बातचीत करनी भी शुरू की कि हिंदुस्तान को उसका एक हिस्सा बनाना है। हिंदुस्तान रशिया के लिए उस समय फर्स्ट ऑप्शन नहीं था बिल्कुल भी। मीडिया इसे कवर नहीं करता है क्योंकि फिर वो ग्लैमर शायद ही खो जाएगा, वो दोस्ती का जो एक मुखौटा है वो गुम हो जाएगा। हाँ, वो नहीं ना रह पाएगा फिर, जब वो कल होके दिखाएंगे कि रसिया और इंडिया की दोस्ती जो है हम्म। वो मिसाल है। हम्म। हमें रसिया ये दे सकता है, रसिया के कारण ही ये देश हम पे हमला नहीं करता है, जो सनसनी बनाई जाती है, वो हम्म। कहानी तो छूट जाएगी ना। जो सच्चाई अगर वो दिखा देंगे कि पाकिस्तान को वो किस तरीके से मदद पहुंचा रहा है वो देश, तो जी। वो नहीं हो पाएगा। अमेरिका ने भी कई बार कई मुद्दों पर जो है पाकिस्तान का समर्थन किया है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तो हम्म। उसको तो ये यहाँ की मीडिया नहीं दिखाएगी, फिर हम्म। वो ग्लैमर नहीं ना मिल पाएगा, फिर वो सनसनी नहीं बन पाएगा। हम्म। तो सच जो नहीं दिखा पा रहा है, चाहे वो यहाँ की सच्चाई हो, चाहे वो इंटरनेशनल जगत की जो सच्चाई है, आप ये देखिए कि इंटरनेशनल जो मीडिया है, चाहे वो अमेरिका की मीडिया हो चाहे कहीं की मीडिया हो, वो किस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल मैटर पे अपने बातों को रखती है ना। और जी। यहाँ की मीडिया किस तरीके से रखती है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। वहाँ जी। गंभीर बातें होती है, यहाँ ड्रामा बना के, बम बारूद बना के बैकग्राउंड में, और अजीबो गरीब तरीके से उसको दिखाया जाता है जैसे बॉलीवुड का फिल्म या फिर हॉलीवुड का फिल्म चलाया जा रहा हो। तो इससे आपका मजाक न बनेगा इंटरनेशनल मार्केट में, और आपकी रैंकिंग जो मीडिया की गिरती जा रही है, तो इसलिए भी तो गिर रही है कि वहां जब लोग देखेंगे तो कहेंगे क्या ड्रामा मतलब ये चला रहा है, ये तो पत्रकारों का काम नहीं है। जी। इसमें कौन सा रिसर्च आप दिखाते हैं, आप इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इंटरनेशनल न्यूज के नाम पे या इंटरनेशनल अफेयर की बात
करना ही बेईमानी मुझे लगती है। ये लोग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी मैंने सीरियस डिस्कशन जो है जी जी बड़े बड़े चैनलों पर भी नहीं देखा है। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श जी, क्योंकि हम भी देखते हैं जब न्यूज ओपन करते हैं, अभी वही ट्रम्प वाला आपको जो एग्जांपल दे रहे थे, ये तो खैर एक एग्जांपल है जो हमें अभी इस वक्त याद है, ऐसा शायद। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जब जड़ में जाया जाए तो। जी जी। उसमें एक न्यूज पैनल बैठती है, चार लोगों की, जिनका कोई रिलेशन नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन से, और वो लोग एक दूसरे में बहस करते हैं, और हमको नहीं लगता कि उसका कोई कंक्लूजन भी निकलता होगा। कभी हो ही नहीं सकता है ना, किसी डिबेट से कहीं कंक्लूजन निकला है। जी वो चर्चा नहीं होती है, बहस होती है, और बहस का कोई परिणाम नहीं होता है। जी 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 आर पार, जी। है ना। लगता है मारपीट, दंगल। हम्म। शो के नाम आप देख लीजिए ना, जी कि मतलब जहाँ दंगल हो रहा है, जहाँ पे ये हो रहा है, वहां से आप क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ कंक्लूजन निकलेगा? बिल्कुल नहीं। जी 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 बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप आदर्श जी। आदर्श जी, जब हम लोग इतनी सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, हम आपसे कुछ इनसाइट्स भी जानना चाहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करना चाहता है, अगर आपको उसका कोई प्रोसेस पता है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है, इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, तो क्या आप उसको हम्म। थोड़ा उजागर करना चाहेंगे या फिर कुछ आइडिया बताना बिल्कुल, चाहेंगे? मैं बता देता हूँ। पहला तो इंटरमीडिएट किसी भी आप सब्जेक्ट से किए हो, हम्म सीधे तौर पे जो है आप यूजी के लिए कर सकते हैं। यूजी के लिए अलग अलग कॉलेज का भी होता है, हम्म। और अब तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होने लगा है, जी। तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यूजी आप अगर बिहार से करना चाहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी भी बेस्ट ऑप्शन है, और उसके अलावा कई संस्थान है जहाँ से होता है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं होता है, एक दो कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो वो जी। प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से महंगा हो जाता है। तो ये अलग मसला हो गया। उसके बाद इसमें अगर और अच्छा अपने अपने नॉलेज को और डेप्थ में ले जाना है और बाकी चीज़ें करना है, तो फिर पीजी कर लीजिए। तो एक तो ये कोर्स हो गया। दूसरा, जो बेसिक बातें हैं उनका ये ध्यान रखना है कि भाषा पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, और तो कम से कम दो भाषा तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। बाकी आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसपे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, बहुत मजबूत पकड़ हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। जी एक चीज ये। दूसरा, आप टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और उसमें भी खासकर टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो। इस पे बच्चों को काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ हम बोल अच्छा लेते हैं तो उससे आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे आप एंकर बनिए चाहे आपको रिपोर्टर बनिए, न्यूज की कॉपी आपको जो होती है वो लिखनी आनी चाहिए। मतलब आप न्यूज लिख सके, न्यूज राइटिंग कर सके, ये कला आप में होना चाहिए। उसके अलावा आपका नॉलेज जो है वो बड़ा डेप्थ होना चाहिए, और लगभग विषयों पे नॉलेज होना चाहिए, है ना। एक दो विषयों पर नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। अगर नहीं भी है तो चिंता का बात नहीं है, लगातार पढ़ते रहने की क्षमता आप में होनी चाहिए, कि जी। आप लगातार पढ़ सके। हम्म समाज की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। हम्म कि उसके अलावा प्रशासनिक पक्षों की जानकारी होनी चाहिए, राजनीतिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब जानकारियां भी शुरू से ही, उसके लिए पेपर पढ़िए, अलग अलग किताबें पढ़िए, ये करना पड़ेगा। तो ये बेसिक फंडा है। उसके बाद होता क्या है कि जब आप कोर्स कर लिए, जब आप ये सब चीज़ों पे अपनी पकड़ बना लिए, हम्म। तब आपको किसी अच्छे संस्थान से इंटर्नशिप कर लेना चाहिए, कोई भी संस्थान हो। जी। उसके बाद ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होता है वो कर लीजिए। जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आजकल मोजो है ही। तो हम्म। जब आप इस इतने प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो आप मोबाइल जर्नलिज्म भी करेंगे, तो आप एक बड़े जिम्मेवारी के साथ पत्रकारिता कर पाएंगे। तो जी यही प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। जी। और मीडिया संस्थान की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी जो शैक्षणिक संस्थान है वो है आईआईएमसी, हम्म जो जेएनयू कैंपस में है दिल्ली में। अब तो कई जगह उसके सब सेंटर्स भी खुल चुके हैं, अमरावती और बाकी जगहों पे। तो वो वहाँ अगर एडमिशन हो जाता है, खासकर वहाँ से पीजी डिप्लोमा होता है, हम्म तो वहाँ एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप ठीक ठाक हैं, वहाँ एडमिशन जिसका हो रहा है वो अच्छा स्टूडेंट होता ही है, क्योंकि एंट्रेंस निकाल के जाता है। हम्म तो नौकरी पक्की है, हम्म। और अच्छे संस्थान में नौकरी पक्की है। जी तो यही सब प्रक्रिया है, बाकी तो पढ़ते रहना है, लिखते रहना है, दूसरा कुछ तो उपाय है नहीं। जी जी जी। जब हम इन सारी चीजों पे बात कर रहे हैं, और आपने जैसा कि बताया कि नौकरी के बारे में भी हम थोड़ा बात करना चाहते ही थे,
आदर्श जी, आज के दिन में हमें ये देखने मिलता है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। एक ऐसा देश जो कि खुद को डेवलपिंग कंट्रीज में से एक मानता है, और इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद इतनी सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे हो रहे हैं, इतनी सारी नए इनोवेशंस के नाम दिए जाते हैं, इतनी सारी यूनिकॉर्न कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, वहां पे बेरोजगारी जैसी एक समस्या समस्या बहुत परेशान करती है। आप इस समस्या को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इस समस्या के पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, वो जो सरकार, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनमें जो इच्छा शक्ति की कमी हम्म। है ना, विजन की जो कमी है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आखिर रोज, चूंकि कमी तो है बाकी जगहों पे, आप सरकारी ऑफिस में चले जाइए, बाकी जगहों पे चले जाइए, लोगों की कमी है, ट्रेंड लोगों की कमी है, ऐसा नहीं है कि सब जगह भरे पड़े हैं लोग। हम्म। यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, टीचर्स की कमी है। हम्म। किसी हेल्थ सेंटर पे चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ स्टाफ्स की कमी है। तो लोगों की कमी है, फिर भर्ती क्यों नहीं हो रही है? रेलवे में जाइए, वहां पे लोगों की कमी है, भर्ती क्यों नहीं हो रही है? हम्म। तो ये तो इच्छा शक्ति का ही ना सवाल है कि हम्म। जो सीटें हैं, नई नौकरी छोड़ दीजिए, जो रिक्वायरमेंट है हम्म। वो क्यों नहीं फुलफिल हो रहा है? और ये बड़ा प्रश्न है जिसपे चर्चाएं कम होती है। हम नई नौकरियां की तो बात करते हैं कि लोग फैक्ट्री लगना चाहिए, बिजनेस का, स्टार्टअप का पर बात तो हम लोग करते हैं, कौशल पे तो बात करते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्किल्ड हैं और डिग्री उनके पास है, उनको काम आता है, और उसी जोन का काम मतलब रिक्त भी है, पद रिक्त भी है, तो हम्म। वो भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? हम्म। ये तो प्रश्न चिन्ह है ना। तो ये हम्म। इच्छा शक्ति की कमी हो गई। दूसरा जो अब पक्ष आता है, वो ये आता है कि सही में बहुत लोग स्किल्ड नहीं है। वो जो स्किल आना चाहिए काम के लिए, वो डिग्री करके बैठ चुके हैं। हम्म। उन्होंने सिंपल कोई कोर्स कर लिया, वो कर लिए हैं, लेकिन किसी काम को करने का जो तरीका होता है वो उनको नहीं आता है हम्म। ना। तो ये भी एक कारण है। जैसे मीडिया बेरोजगारी की ही मैं बात कर लेता हूँ, बाकी आप छोड़ दीजिए। लोग कोर्स कर ले रहे हैं, हम्म। बेसिक जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको टाइपिंग तक नहीं आती है, हम्म। 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 उनको बोलने तक नहीं आता है ना, उनको लिखने तक नहीं आता है। तो हम्म। आप कोर्स कर लिए हैं, करने को आपने नंबर ला लिया है, और आप कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, इसमें सरकार की गलती है, या इसमें संस्थान मुझे नौकरी नहीं दे रहा है, संस्थान जो है सिर्फ पैरवी वालों को नौकरी देता है। तो हम्म। इसमें आपकी भी तो गलती है। हम्म। आप जो कोर्स कर रहे हैं, जॉब में उसका क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो हम्म। नहीं मिलेगा। तीसरा जो है कि जितनी जनसंख्या जिस स्तर पे बढ़ी है, हम्म। उस हिसाब से यहाँ पे वो इंडस्ट्री की संख्या कम है, अलग अलग राज्यों में आप लेके चले तो। हम्म। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उस स्तर पे इंडस्ट्री लगता हर राज्य में, और हर राज्य का व्यक्ति उसी राज्य में रह के काम करता, हम्म। तो ये ठीक हो जाता सिस्टम। जी। तो ये तीन मतलब बेसिक कारण है, और डीप में जाया जाए तो अभी बहुत सारे कारण हैं, और इस पे जो एक्सपर्ट है वो और अच्छे से इस पे बता सकते हैं। लेकिन बतौर पत्रकार जो मैं तीन चीज ये समझ पाता हूँ, हम्म। ये मुझे ये कारण लगता है कि ये है। और अपने बिहार की अगर इसमें बात कर ली जाए, हालांकि आपने देश का बात किया, तो बिहार में तो और जो कौशल की कमी है वो बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री है ही नहीं, और हम्म। सरकार की इच्छा शक्ति तो यहाँ जीरो है। हम्म। यहाँ सरकार नौकरी देती नहीं है, नौकरी के नाम पे सिर्फ छलावा होता है। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार सुना भी है कि शायद कभी कोशिश ही नहीं की सरकारों ने बिहार में काम करने की। कहीं ना कहीं बिल्कुल। हम लोग अपने आप में ही गुम रह गए, और जो हमारे लिए नौकरियों के लिए जो हमें लड़ना चाहिए था वो लड़े नहीं। जिस समय महाराष्ट्र में इस बात की लड़ाई चल रही थी कि बाहर के कोई आके महाराष्ट्र के अंदर मराठी की नौकरी नहीं ले सकते, उस वक्त हम लोग जाति की राजनीति में कहीं ना कहीं फंसे रह गए। आदर्श। बिल्कुल, मैं वही जो मैं नहीं कर रहा था, और जो प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि बच्चों का मुंह देख के वोट नहीं किया यहाँ के लोगों ने। हम्म। आखिर हमें गुजरात से भगाया जाता है, हमें महाराष्ट्र से भगाया जाता है, तमिलनाडु में हमारे मजदूरों का के साथ मारपीट की जाती है, दिया जाता है। हर जगह यही हमारे साथ होता है। तो ठीक है, वो ये उनकी गलती है, ये उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी है कि हम हमारे प्रदेश के लोग मजबूर है
वहां जाके काम करने को। जी। आखिर मजदूरी बिहार में क्यों नहीं हो सकती है? मजदूरी ही करना है तो आखिर ये मौके बिहार में क्यों नहीं जनरेट हो पा रहे? आखिर यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर क्यों चले जाते हैं? एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कुछ दिन पहले, उनका फेसबुक पोस्ट था, और इस बात में बड़ा सच्चाई है, आप मिलाइएगा, कि अधिकतर जो आईएएस आईपीएस रैंक के जो बड़े अफसर रहे, जो अलग अलग विभागों में बड़े बड़े पद पे रहे, वो अब बिहार में नहीं रहते हैं। बिहार में उन्होंने जिंदगी भर काम किया, नौकरी किया, लेकिन रिटायर होते ही उन्होंने बिहार छोड़ दिया। तो सोचिए कि बिहार रहने लायक जगह नहीं बचा, ये रहने लायक नहीं है ये स्टेट। आखिर कुछ तो कमियां हैं। आखिर आप सोचिए, छठ के समय जो महापर्व है, उस समय का जब आप दृश्य देखिएगा, हम लोग जब देखते हैं तो कोसते हैं कि मतलब बिहारी होने पर गर्व भी है, लेकिन बिहारी होने पर कभी कभी लज्जा आती है। हमें ट्रेन भेड़ बकरी की तरह हमें लाद के भेज दिया जाता है, कोई इज्जत है? मैं टॉयलेट में आदमी बैठ के दिल्ली से, मुंबई से और बाकी राज्यों से आ रहा है, ये मानवता है? ये मतलब एक व्यवहार होना चाहिए किसी इंसान के साथ। तो ये दर्द बिहार जो है झेल रहा है, और इस दर्द को झेलने में नेताओं ने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी भी गलती है, और इस गलती को हमें लगता है कि अब सुधार लेना चाहिए। 25 में भी मौका है, आगे भी मौका मिलेगा, देर नहीं करना चाहिए, हमें लगता है। आदर्श जी, जब हम आपसे इतनी बात करते हैं और हमें ये समझ में आता है कहीं ना कहीं सरकार की ज्यादातर चीजों में गलती रहती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मीडिया को कुछ ट्रांसपेरेंसी मिले सरकार के कार्य को जानने की कि एक्चुअल में सरकार क्या कर रही है? हमारे देश में आरटीआई है, बट उसके सत्य को आप भी जानते हैं कि कितने अच्छे से वो काम करती है। और हम भी शायद कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि आरटीआई का इस्तेमाल कितना लिमिटेड है और कितनी जल्दी उनका रिवर्ट आता है, जी, और कितना ही ट्रांसपेरेंट है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और बढ़नी चाहिए सरकार के अंदर? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आप पत्रकारों की बात करते हैं, या पत्रकारों पे सवाल जब उठता है हम्म। कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है या फिर उस हिसाब से चीजों को नहीं दिखाया जाता है, तो इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि डिस्टर्ब हो जाता है पत्रकार। आप जब किसी सरकारी कार्यालय में जाइएगा, हम्म। वहां से जब सच्चाई निकालने की कोशिश कीजिएगा, पता चलेगा कि आप पे इतना केस कर दिया गया अलग अलग धाराओं में, हम्म। कि आप उस केस को ही निपटाने में आपका जीवन गुजर जाएगा, आप सच्चाई को सामने नहीं ला पाइएगा। हम्म। सबसे पहला और सबसे जो ज्यादातर केस होता है, पता नहीं कौन ये बाधा डाल देता है, सरकारी काम में बाधा का केस, है ना? मतलब जो वो सालों भर काम करके जितना डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उतना अगर एक पत्रकार जाके वहां सवाल कर देगा तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो केस कर देते हैं कि बाधा डाल दिया मेरे काम में। जी। तो इतना तो एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि बतौर पत्रकार हम्म। एक ये सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि हम जाएं और हम जान सके। हम्म। कोई आम आदमी नहीं जाए, मैं कहता हूँ ठीक है कि हर कोई भी ऐसा ही नहीं मुंह उठा के चला जाए, लेकिन जो एक रजिस्टर्ड चैनल का रजिस्टर्ड पत्रकार है, हम्म। जिसको पत्रकार कहलाने का हक है, वो हम्म। किसी भी इस देश के छोटे से बड़े सरकारी कार्यालयों में जाके उसको जो जानना हो, उसको जो जानकारी निकालना हो निकाले, और उसी समय उस चीज को दिखा सके। हम्म। वो डीएम के कार्यालय में जा सके, वो एसपी के कार्यालय में जा सके, और आंख में आंख डाल के बात कर सके, उनसे सवाल कर सके, और वो सवाल का जवाब नहीं दे तो वहीं पे खड़े होके वो बोल सके हम्म। कि मैंने ये सवाल किया जनहित का, और ये जवाब नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई जाए एसपी और डीएम के कार्यालय में घुस जाए और ये बात कह दे, उनका माइक कैमरा वहीं छीन लिया जाएगा, और वहीं पे उनकी पिटाई हो जाएगी, और वहीं से वो जेल भेज दिए जाएंगे अलग अलग धाराओं में केस कर। तो कैसे कोई सच्चाई को सामने ला पाएगा? इतना आसान तो है नहीं। कोई क्यों जनहित में इतना क्रांतिकारी किसको बनना है कि वो जाके जेल की हवा खाएगा, और वो वहां से पिटा के मारपीट करके वहां से चले आएगा? जी। तो ये समस्या है ना। तो आखिर क्या डर है हम्म। इन सरकारों को, इन अधिकारियों को, इन पदाधिकारियों को क्या डर है कि हम्म। कैमरा देखते ही बौखला जाते हैं वो लोग? जी। ऐसा क्या होता है सरकारी कार्यालय में? मतलब ये तो बड़ा प्रश्न है ना, कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कैमरा अलाउड नहीं है? आपको मैं बता दूं, हम्म। पीएमसीएच हो गया, या फिर कोई सरकारी स्कूल हो गया, या सरकारी हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारे जगहों पर स्पष्ट तौर पर उसके मेन गेट पर लिख दिया गया है हम्म। कि कैमरा नो अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप वहां पे जाके पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। जी। बिहार के पीएमसीएच में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो भी पत्रकार वहां जाके सच्चाई को सामने लाने की कोशिश किया है, हम्म। वो वहां से मार खा के वापस आया है। जी। 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 ये रिकॉर्ड। जी।
तो ये तो सच्चाई है, तो कोई क्यों कैसे दिखाएगा? मतलब हम सुरक्षित रहेंगे तब तो आपकी बात कर पाएंगे। जी जी जी। और ये तो बहुत अच्छी चीज हमने बताई, मतलब एक बहुत सीरियस चीज है ये, और लोग शायद इसे उतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आप कैमरे से क्यों डरते हैं, आप कलम से क्यों डरते हैं, आप एक पत्रकार से क्यों डर रहे हैं जब आपका काम सही है? ठीक है, ये तब समझ आता है। आप नहीं, आप प्राइवेट एजेंसीज को काम को देख न लीजिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो प्रमोशन अपना करवाते हैं हम्म। तो मीडिया के लोग धड़ल्ले से कहीं भी घुस जाते हैं। जी जी उनको क्यों नहीं डर होता है? जी। इन सरकारी बाबुओं को किस बात का डर है, जब इतना अच्छा आप कर रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं देश हित में, राज्य हित में, इस हित में, हम्म समाज हित, लोगों के हित में काम कर रहा हूँ, हम्म तो जाने दीजिए अंदर, दिखा लेने दीजिए। अच्छा बात है कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लोग भी देखेगा कि भाई अफसर जो है यहाँ के जो मंत्री है, यहाँ के जो नेता है, बहुत समर्पित है। तो हम्म। कि ये दिखाने से किसको डर है अपना अच्छाई? तो अच्छाई है ही नहीं, इसीलिए तो डर है। जी वहां तो गोरख धंधा होता है। जी। वहां तो मतलब वो अगर चीज सामने आ जाए, इतना अगर अलाउ हो जाए, हम्म तो सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। हम्म। वही है। और शायद इसीलिए आज के यूथ को जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, इस फील्ड को अपनी प्रेजेंस से हाईलाइट करें, और सरकार पे थोड़ा प्रेशर बनाएं कि ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज किया जाए देश के अंदर। हाँ, आज के दिन में हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, मिलिट्री में हम ट्रांसपेरेंसी नहीं दे सकते या फिर सिक्योरिटी इश्यूज में नहीं दिया जा सकता है, पर बेसिक चीजों में तो ठीक है, समझा जा सकता है। खैर आदर्श जी, अ, अंत में पहुंचते पहुंचते आपसे आखिरी दो सवाल। अगर आपकी अपने जीवन के ऊपर आपको कोई किताब लिखनी हो तो उसको आप टाइटल क्या देना पसंद करेंगे? ये तो मतलब बड़ा मुश्किल सवाल है। अ, मुझे लगता है ये लोगों पे छोड़ना चाहिए, जो जो लोग मुझे देखते हैं या आगे देखेंगे। हम्म क्योंकि कभी ऐसा ख्याल आया नहीं कि जी। खुद पे कुछ किताब लिखा जाएगा। मैं मतलब खुद हम्म, लिखूंगा या लोग लिखेंगे? क्योंकि अभी लंबी दूरी तय करनी जी। है। अभी सफर का बहुत छोटा हिस्सा मैंने तय किया है, हम्म और अभी जर्नी बहुत लंबी है। तो हम्म, इस पे ये मन विचार योग्य है, और ये मेरे मन में रहेगा। आज आपने ये सवाल कर दिया, ये मेरे दिमाग में रहेगा, ये लोगों पर मैं छोड़ता हूँ। जी। और आखिरी आपका मैसेज जो हम अपने यूथ ऑडियंस को दे सकें, या फिर जो भी इसे देख रहा हो, क्योंकि मेजोरिटी हमारी ऑडियंस यूथ है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस को एक अलग फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, डिप्लोमेसी कॉन्क्लेव, तो वो जी, स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो आप अगर उनको कोई मैसेज दे सकें तो क्या होगा वो? और दो तीन तरह से मैं इस बात को रखना चाहूंगा। पहला कि हम्म सवाल करना सीखिए, मुखर बनिए। जो हम्म गलत चीजें समाज में हो रही है उसके खिलाफ बोलिए। हम्म जो अच्छी चीजें हैं उसको प्रमोट कीजिए। हम्म दूसरा कि बदलाव की जब बात आती है कि हमें बदलाव करना है, समाज में बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव सबसे पहले अपने अंदर लाना होगा। हम्म उसके बाद जब आप अपने अंदर बदलाव ला लीजिए तो समाज में बदलाव आए, इस बात का भी ठेका लीजिए, नहीं तो ठेकेदारी मत कीजिए। हम्म तीसरी जो बड़ी बात है कि सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। आप बेरोजगार होके आप बिना पैसा कमाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रांग बनिए, आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, हम्म ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझिए, और कुछ बढ़िया कीजिए अपने लाइफ में। आपका जो भी एम है, नशा से दूर रहिए, और किताबों के करीब जाइए। किताबों से ये दुनिया दूर होते जा रही है, खासकर जो युवाओं की दुनिया है। तो किताबों में उनको समय व्यतीत करना चाहिए। उसके अलावा अ, समाज में जो एक अवधारणा, गलत अवधारणा सेट हो रहा है अलग अलग चीजों के परिप्रेक्ष्य में, हम्म तो हमारी आपकी जवाबदेही है बतौर युवा हम्म कि उसको ठीक किया जाए। चाहे कोई भी चीज हो, मान के चलिए कि आज के दौर में जो भी गलत काम हो रहा है उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट ना हो, बल्कि हम उसका विरोध करें। जी। तो ये होना चाहिए। और लोग ये कहते हैं कि ये राजनीति और समाज हमारा जिम्मेवारी नहीं है। ये लोग पढ़ लिख लेते हैं और समझते हैं कि हमें नौकरी मिल गई, हम लाख 2 लाख 5 लाख का महीना कमा रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी समाप्त हो गई। तो बस इतना के लिए आप जन्म नहीं लिए हैं, आपका जन्म हुआ है बतौर इंसान, तो आपकी जवाबदेही है हम्म कि आपको, चूंकि देश की दशा और दिशा जो है राजनीति तय करती है,
तो उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उसमें जो गलत हो रहा है उस पर बोलना पड़ेगा, उसमें कैसे सुधार आए, गुणात्मक सुधार कैसे आए, उस पर विचारों को रखना चाहिए। तो ये चीज करना पड़ेगा। और बाकी खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, जी। इतना ही कहेंगे। आदर्श जी, इसी के साथ थैंक यू और जय हिंद आपको। आपने अपना समय दिया हमें, इसके लिए धन्यवाद। अगेन, आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, हम समझ सकते हैं, आप एक एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, और फिर भी आपने हमें समय दिया, और उसके लिए हम आपको बता नहीं सकते कितना हम शुक्रिया आपका करना चाहते हैं। और ऑडियंस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में, किसी और बड़े व्यक्तित्व के साथ जो कि आपको ज्ञान दे और आपके काम में आए। तब तक के लिए जय हिंद।